Dear students, we will study the first chapter of civics, and the name of that chapter is power sharing. Power means Shakti and sharing means बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। तो आप समझ सकते हैं कि पावर का शेयरिंग क्यों जरूरी है। काम अगर बट जाए भिन्न भिन्न मेंबर के बीच तो काम आसानी से संभव है, लेकिन काम का बोझ अगर एक ही व्यक्ति पर अगर हो तो काम सही ढंग से संपादित नहीं हो सकती। जैसे आपने पढ़ा राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा, जिसमें राजा ही सब कुछ था। तो अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप करें देश में, तो यह जरूरी है पावर का शेयरिंग हो। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ऑल ऑफ ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर। सभी अपने अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर सकता, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन एक जुडिशरी बनाया गया है ऑर्गन्स, जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कामों को यह ऑर्गन चेक करती है। मतलब यदि पार्लियामेंट ने अगर लॉ कोई बनाया और वह संविधान के अनुसार नहीं है, तो जुडिशरी उस लॉ को खारिज कर सकती है। तो तीनों ही ऑर्गन जो है के काम बटे हुए हैं, इसे क्या करना है, ये सारी चीज संविधान में बताए गए हैं। In this and the next 2 chapters, we carry the ideas of power sharing forward. तो हम लोग इस चैप्टर में और इसके बाद के जो चैप्टर हैं उसमें पावर शेयरिंग के आइडिया को विस्तार से जानेंगे। पावर शेयरिंग जो चैप्टर है, इसमें 2 स्टोरी बताए गए हैं, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका का, कि किस तरह एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पावर शेयरिंग की अहमियत होती है, और अगर पावर का शेयरिंग ना किया जाए तो किस किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। तो सबसे पहले जाने बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो यूरोप में है, और यह काफ़ी छोटा है हरियाणा से। और बेल्जियम की जो सीमा है वो फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग से घिरी हुई है। और अगर आबादी की बात करें तो बेल्जियम की आबादी हरियाणा की जो आबादी है उसका आधा हिस्सा बेल्जियम में लोग रहते हैं। बेल्जियम एक छोटे से कंट्री होने के बावजूद यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 59% पीपल फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और ये डच भाषा बोलते हैं, जबकि 40% पीपल
वैलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बाकी का 1% बेल्जियंस जो हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। और बेल्जियम की कैपिटल सिटी की बात करें, जो कैपिटल ब्रुसेल्स है, वहाँ पर 80% पीपल जो हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% पीपल डच भाषा बोलते हैं। अब यह जाने कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है और डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है, दोनों के बीच टेंशन जो हुए 1950 से 1960 के दशक में क्यों हुए। तो फ्रेंच जो थे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो काफ़ी पावरफुल थे, धनी थे, एजुकेटेड थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो काफ़ी आगे थे डचों की अपेक्षा। इस कारण फ्रेंच और डचों के बीच टेंशन हुआ। डचों के मन में ये भावना आई कि फ्रेंच काफ़ी एजुकेटेड हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी आगे हैं। ऐसा नहीं कि फ्रेंच हम पर डोमिनेट फ्यूचर में करें। कैपिटल सिटी की बात करें तो ब्रुसेल्स में 80% पीपल जो थे वो फ्रेंच भाषा बोलते थे, जबकि 20% पीपल डच भाषा बोलते थे। तो ये जो टेंशन हुए, टेंशन का रिजल्ट यह भी हो सकता है युद्ध हो, लेकिन बेल्जियम के लीडर्स ने काफ़ी समझदारी के साथ काम किया। वो चाहते थे युद्ध ना हो, लोगों में आपसी प्रेम बनी रहे। इसलिए 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन करने पड़े। और अगर देखा जाए तो बेल्जियम का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। तो इस संविधान की क्या क्या विशेष बातें रहीं जो एकोमोडेशन में हेल्प की, वो जाने। सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान इस बात पर जोर देता है कि जो डचों की जो संख्या है और फ्रेंच की जो संख्या है, कहने का मतलब डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या सेम रखी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में। कुछ स्पेशल लॉ को पारित करने के लिए कोई एक लैंग्वेज ग्रुप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बल्कि सबकी सहमति से ही कोई स्पेशल लॉ पारित होगी। Many powers of the central government have been given to the governments of the 2 regions of the country. बहुत सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, ताकि और यह स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहकर शासन नहीं करेगी। ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया है। इसमें दोनों ही कम्युनिटी को बराबर हिस्सा मिला है। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में मिली, तो डचों को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। एक खास बेल्जियम के संविधान की यह विशेषता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट है, जिसे नाम दिया गया है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो भिन्न भिन्न भाषा के द्वारा बनाई गई सरकार है, जिसका मेन काम है कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड मामलों को डील करना। तो ऐसा लगता है कि बेल्जियम मॉडल जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद आज तक इस देश में जो भी एथनिक वेरिएशंस हैं उनमें संघर्ष नहीं हुआ, काफ़ी मेल मिलाप से रहे।
इसी कारण बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जब आपस में एकजुट हुए, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे बोला जाता है यूरोपियन यूनियन, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स को चुना गया। तो हमने जाना कि बेल्जियम के लीडर्स ने कितनी समझदारी के साथ काम किया, जो सचमुच डेमोक्रेटिक रूल की एक खास विशेषता है। सिर्फ इलेक्शन को ही बेस मानकर चला जाए कि वो डेमोक्रेटिक है और जनता के बीच पीसफुल संबंध नहीं रहता, तो इसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। जनता के बीच पीसफुल एंड हारमोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी जाकर डेमोक्रेटिक रूल सच में अच्छी साबित हो सकती है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे श्रीलंका की कहानी। वहाँ पर किस किस तरह की चैलेंजेज आई, क्या क्या एथनिक वेरिएशंस थे, प्रॉब्लम को लोगों ने कैसे फेस किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, और फिर बेल्जियम और श्रीलंका के बीच कंपेयर करेंगे कि दोनों तरह की गवर्नमेंट में क्या क्या खास तरह के अंतर देखने को मिले।